स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 13 क्लास 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नाम है। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहली वीडियो में कर रखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, ठीक है। मैंने उसमें भी ये बताया कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि एक तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, दूसरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में और इंटरनल एग्ज़ाम्स में भी आएंगे, और तीसरा ये जो क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो एनसीईआरटी मिनिमम हम अगर कर लें पहले तो काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो अब 12th क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉट एरोमेटिक। एक्चुअली कोई भी सिस्टम एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है कि दी कंपाउंड शुड बी प्लेनर। नंबर 2 कंडीशन ये है कि इट शुड हैव कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, ठीक है। और तीसरा इट शुड फॉलो हकल्स रूल। इट शुड फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। अब ये वाले में जो है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन होगा इधर भी हाइड्रोजन होगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर नहीं हो सकता, ये पहली बात। अब दूसरी बात, यहाँ पे रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल होता तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो सकता था, बट यहाँ पे डबल के बाद ये सिंगल है, फिर ये सिंगल है, तो इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। पहला पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दूसरा भी नहीं हो रहा है, और तीसरा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है। तो 4n+2 में n को 4n+2 इज इक्वल टू 4 n को 1 2 3 0 कुछ भी देंगे तो इट विल नॉट सेटिस्फाई, दिस विल नॉट बी अवेलेबल। देयरफॉर तो ये तीनों कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, दिसफॉर इट इज़ नॉट एरोमेटिक। इसने ना एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉट एरोमेटिक। इट इज़ नॉट एरोमेटिक बिकॉज इट इज़ नॉट फॉलोइंग ऑल द कंडीशन। एक नहीं फॉलो करेगा तो ही प्लेनर, तभी वो एरोमेटिक नहीं होगा। ये तो तीनों नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, ये sp है, ये sp2 है, बट ये तो sp3 है तो प्लेनर नहीं रहेगा। दूसरी बात, डबल सिंगल नहीं है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और तीसरी बात, हकल्स रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बॉन्ड 2 हैं पाई के, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, तो 4 4n+2 से इज इक्वल टू 4 हो ही नहीं पाएगा। n को वैल्यू 0 1 2 3 4 देंगे तो नहीं आना, तो इसलिए इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट एरोमेटिक। अब इसमें आ जाइए, इसमें भी यही प्रॉब्लम है। ये वाला कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन लगा होगा, एक हाइड्रोजन इधर भी होगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी प्लेनर नहीं हो पाएगा, ठीक है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे डबल है, फिर सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएगा। और हकल्स रूल भी फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n को 0 1 2 3 देंगे तो इक्वल टू 4 नहीं आएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एरोमेटिक बिकॉज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशंस। अब इसमें आ जाते हैं। इसके अंदर सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दूसरा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल है, पर इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, हर बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4n+2 में n को वैल्यू हम क्या दें जो 8 के बराबर हो जाए? तो इसको 0 1 2 3 देंगे तो नहीं होगा पूरा। n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो होल नंबर में होनी चाहिए। n को वैल्यू अगर हम 0 देते तो 2 होगा, 1 देते हैं तो 6 होगा, 2 देते हैं तो 10 होगा, इट विल नॉट बी इक्वल टू 8, देयरफॉर इट डज़ नॉट फॉलो हकल्स रूल। अब ये हकल्स रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तीनों में कोई ना, इन दोनों में तो तीनों ही कंडीशन नहीं कंप्लीट हो रही थी, और इसके अंदर ये हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इट इज़ नॉट एरोमेटिक।
इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक या दो नहीं फॉलो होगी, एक भी नहीं फॉलो होगी तो ही वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो इसलिए ऑल दिस 3 आर नॉट एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको हटाते हैं। 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है इसमें, ठीक है। अक्सर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कन्वर्ट करने वाला। कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ये है बेंजीन और इसको कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमीन यहाँ लगना है, NO2 यहाँ लगना है, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन है ये, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि पहले हमें ब्रोमीन लगाना पड़ेगा क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो उसकी वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो NO2 पैरा पे, ऑर्थो पे भी लग सकता है, पैरा पे भी लग सकता है, ठीक है, पर पैरा वाला मेजर होगा। बट अगर NO2 पहले लगा देते, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो मेटा डायरेक्टिंग है, तब वो ब्रोमीन को मेटा पे भेजता है। इसलिए इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले बेंजीन के ऊपर हम ब्रोमीन लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेंजीन ले लेते हैं और बेंजीन पे ब्रोमीन लगाने के लिए एनहाइड्रस FeBr3 ले लेंगे, एनहाइड्रस FeBr3, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो हमने मान लिया ऊपर लगा लिया, कहीं भी लगा लो वो तो एक ही बात है। और अब जब NO2 लगाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे दीजिए H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो NO2 जो है पैरा पोजीशन पे लग जाएगा इस तरह से। तो ये आपको मिल गया जो आपको चाहिए, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि हमें पैरा पोजीशन पे चाहिए तो ऐसे चीज़ लगाएं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अगर NO2 लगा देते तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो फिर ब्रोमीन मेटा पे जाता है। इसलिए पैरा पे लाने के लिए हमने पहले ब्रोमीन लगाया। हमें मालूम होना चाहिए कि बेंजीन पे ब्रोमीन लाना है तो एनहाइड्रस FeBr3 से काम बन जाएगा। क्लोरीन लाना होता है तो एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते या FeCl3 ले लेते। ब्रोमीन लग गया, फिर हमने कॉन्सेंट्रेट नाइट्रेशन करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देंगे तो NO2 पैरा पे लगा लेंगे। ऑर्थो पैरा कहीं भी लग सकता है, पैरा वाला ज़्यादा मेजर होता है, तो पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन इस तरह से बन जाएगा फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हटा देते हैं। नेक्स्ट वाला देखना है हमें, मेटा नाइट्रो वाला, तो इसको देखेंगे, पहले इसको हटाते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ये बेंजीन है और हमें ये चाहिए मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ये चाहिए, ये मेटा पोजीशन है 1 2 3, तो इसको कहते हैं मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि सॉरी क्लोरो बेंजीन चाहिए तो Cl होना चाहिए ये, और मेटा पे NO2 ले रहा है तो इसको भी 1 ले लेते हैं, इसको 2, क्योंकि क्लोरो बेंजीन कह रहा है, क्लोरो बेंजीन कह रहा है तो क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन मान रहा है, ठीक है। अब ये बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले NO2 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे NO2, क्योंकि NO2 इज़ मेटा डायरेक्टिंग। अगर क्लोरीन लगा देते तो वो पैरा डायरेक्टिंग होता, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो उस केस में NO2 या तो ऑर्थो पे जाता है या पैरा पे। हमें चाहिए मेटा पे, तो क्लोरीन पहले लगाएंगे। तो हम बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाने के लिए एनहाइड्रस AlCl3 देते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अब जब एनहाइड्रस AlCl3 देंगे तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग गया, और NO2 लगाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देते हैं। तो NO2 जो है वो ऑर्थो या पैरा पे लगता है, और पैरा पे ज़्यादा लगता है, सॉरी हमें क्या चाहिए था, मेटा पे चाहिए, आई एम सॉरी, मेटा पे चाहिए तो पहले हमें NO2 देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना क्लोरीन, तो पहले NO2 देना पड़ेगा हमें ताकि मेटा पे आए। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब देंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये, तो NO2 लग जाएगा, कहीं भी लगा लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा लेते हैं। और जब इसको क्लोरीन देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3,
ठीक है। तो क्लोरीन मेटा पोजीशन पे लगेगा क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये मेटा है। तो ये हो गया आपका मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से बेंजीन को अगर कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन तो हमें पहले ध्यान रखना पड़ेगा मेटा पे चाहिए, इसलिए हमें वो ग्रुप पहले लगाना है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पैरा नाइट्रो क्लोरोटोल्यूइन कह रहा है, बेंजीन से बनाना है हमें। तो उसमें हमें करना क्या होगा कि पैरा पे कह रहा है तो इसलिए मिथाइल ग्रुप तो नाइट्रो को बाद में लगाएंगे क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। ये क्या कह रहा है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, CH3 यहाँ हो और NO2 यहाँ हो, इसको कहते हैं पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मिथाइल ग्रुप लगाएंगे क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। NO2 अगर ले लेंगे तो वो मेटा पे भेजेगा, इसलिए मेटा NO2 नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले बेंजीन के ऊपर CH3 लगाने के लिए CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह कन्वर्जन में भी काम होते हैं और नेम रिएक्शन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो CH3 लग जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। अब जब टोल्यूइन लग गया, अब NO2 अगर लगाएंगे, नाइट्रेशन जब करेंगे तो NO2 पैरा पे भी आएगा, ऑर्थो पे भी, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो बट पैरा वाला ज़्यादा बनेगा। तो अब इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे देते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है ये। जब ये दे देंगे तो NO2 पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। तो जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो मिल गया, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है। 1 2 3 4 इसको कहते हैं पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। इज इट ओके? ध्यान बस ये रखना है कि अगर पैरा वाला प्रोडक्ट चाहिए तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पहले लगाएंगे, अगर मेटा वाला चाहिए होता तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पैरा नाइट्रोटोल्यूइन हमें मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है एसीटोफिनोन है, बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है। और एसीटोफिनोन जो है बेंजीन के ऊपर COCH3 लग जाता है तो एसिटिफिनोन बनता है। तो इसको कैसे करेंगे, ये बेंजीन है और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो ये चाहिए, इसको एसीटोफिनोन कहते हैं, एसीटोफिनोन, ठीक है। ये एक स्टेप में हो जाएगा, सिंगल है। इसमें फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं। बेंजीन को जब हम CH3COCl देते हैं, इसको इथानॉइल क्लोराइड कहते हैं, इथानॉइल क्लोराइड। एनहाइड्रस AlCl3 में, एनहाइड्रस AlCl3 हीट करेंगे तो CH3COCH3 ऊपर लग जाएगा, इसी को हम एसीटोफिनोन कहते हैं। HCl अलग हट जाएगा तो इसको कहते हैं एसीटोफिनोन। एक स्टेप में हो जाएगा। इस रिएक्शन को फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कहते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये एसीटोफिनोन इसका कॉमन नेम है। अगर IUPAC नेम देखा जाए तो क्या होगा, 1-फिनाइल इथानोल, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं 1-फिनाइल इथानोल भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये सारे कन्वर्जन हो गए, ओके। इन तरह से ये ध्यान रखना है हमें कि ऑर्थो डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। हटाते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 14th क्वेश्चन को देखते हैं। इन दी एल्केन दिस वन आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम्स एंड गिव दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच वन ऑफ दीज। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये CH3 है तो यहाँ पे ये आ गया, इसको एक्सपेंड कर लिया हमने। इसके ऊपर CH2 है तो ये हो गया। इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 लगे हैं, ऐसे देख लिया। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे और इस कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है,
इधर मिथाइल ले लिया, एक तरफ और मिथाइल है और एक तरफ हाइड्रोजन दिखा दिया, ठीक है। अब अगर इसको नंबरिंग देंगे तो 1 2, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब प्राइमरी वो होता है जिसके एक तरफ कार्बन हो, तो ये जो है प्राइमरी, इसको इसके एक ही तरफ है। ये जो है ये भी प्राइमरी, इसके एक ही तरफ कार्बन है, तीन तरफ तो हाइड्रोजन है, तो दिस इज़ प्राइमरी। अब ये कार्बन पे एक इधर कार्बन, एक इधर, तीन कार्बन है, तो दिस इज़ टर्शियरी कार्बन। ये भी प्राइमरी है, इसके एक ही तरफ कार्बन है, तो दिस इज़ ऑल्सो प्राइमरी। अब इस कार्बन के ऊपर इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो दिस इज़ सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन के इधर, ये तो क्वाटरनरी हो गया 4 डिग्री, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, क्योंकि इसके एक ही तरफ कार्बन, इसके दो तरफ कार्बन है, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसके एक ही तरफ कार्बन है, तो ये भी प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी कितने हैं? 1 2 3 4 5 प्राइमरी कार्बन्स हैं, प्राइमरी कार्बन एटम्स। अब इन पे हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 3 इस पे हैं, 3 इस पे हैं, ठीक है। एक ये है प्राइमरी, एक ये प्राइमरी, 3 इस पे हैं, 3 इस पे 6 हो गए, और 3 इस पे हैं 9 हो गए, और 3 12 हो गए, और 3 इस पे 15 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। क्वेश्चन ये पूछा है ना। एंड गिव द नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू ईच वन ऑफ देम। प्राइमरी वाले कार्बन्स जो हैं 5 हैं, उन पे 15 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। फिर सेकेंडरी वाले देख लेते हैं, ये सेकेंडरी वाले हैं, एक सेकेंडरी ये है और एक सेकेंडरी ये है। सेकेंडरी के एक ये है, 3 है। दिस वन इज़ सेकेंडरी, दिस वन इज़ ऑल्सो सेकेंडरी, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो सेकेंडरी। तो 3 तो सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अब इन पे हाइड्रोजन कितने लगे देख लेते हैं। इसके इधर और इधर 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। ये और ये सेकेंडरी जो कार्बन है, इसके ये सेकेंडरी तो नहीं है, सेकेंडरी तो ये है और एक ये है, 2 ही हैं सेकेंडरी, 3 कहाँ से लिखती? 2 सेकेंडरी कार्बन एटम हैं। एक सेकेंडरी कार्बन एटम ये है, ये वाला, और एक सेकेंडरी कार्बन एटम ये है। इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगे, इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? 4। अब टर्शी कार्बन एटम कितने हैं? एक ही है, यही टर्शी है, और इसके ऊपर कितने लगे हुए हैं? एक ही हाइड्रोजन एटम लगा है। टर्शी कार्बन एटम्स आर ओनली 1, और उस पर हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है 1, ठीक है। प्राइमरी वो होगा जिसके एक ही तरफ कार्बन है, इसके 3 तरफ तो हाइड्रोजन लगे, तो ये प्राइमरी हो गया। इसके 2 तरफ कार्बन, 3 तरफ सॉरी, इधर, तो ये टर्शी कार्बन हो गया ये वाला। इसके एक और एक 2 तरफ कार्बन है, तो सेकेंडरी हो गया। इस कार्बन पे एक ही तरफ कार्बन है, तो प्राइमरी हो गया। इस पे एक ही तरफ कार्बन है, तो प्राइमरी हो गया। इसके 4 तरफ कार्बन है, इधर और इधर, तो ये क्वाटरनरी है ये वाला। इसके 2 तरफ है, तो ये सेकेंडरी है। इसके एक ही तरफ है, तो ये प्राइमरी, ठीक है। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शी कार्बन हमने देख लिए। और प्राइमरी कितने? 1 2 3 4 और 5। सेकेंडरी कितने हैं? सेकेंडरी वाला एक ये है और एक ये है, 2 हैं। और प्राइमरी टर्शी कितना है? टर्शी में केवल एक ही कार्बन टर्शी है, ठीक है। इस तरह से देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन एल्केन चेन हैज़ ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब भी एल्केन की ब्रांचिंग होगी तो उसकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी, और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज़, और जब वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे एल्केन चेन की ब्रांचिंग होगी उसकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। जैसे अगर पेंटेन है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, और अगर आइसोपेंटेन है तो उसकी कम हो जाएगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। और अगर नियोपेंटेन है तो उसकी और भी कम हो जाएगी, सबसे कम होगी, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया सबसे कम हो गया, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम हो गया। जिसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है, जो सीधी चेन होगी उसके अंदर
सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 हैं, बट इसमें ब्रांचिंग हो गई तो इसकी सरफेस एरिया कम हो गई, वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो गई, और इसमें ब्रांचिंग और ज़्यादा हो गई तो इसका सरफेस एरिया और कम हो गया, तो इसके वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गए तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो गई। ठीक है, तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। ओके, हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमें दिया है 16th क्वेश्चन, एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन yields 2 bromopropane while in the presence of benzoyl peroxide the same reaction yields 1 bromopropane, explain and give mechanism। मतलब ये है कि अगर प्रोपीन है ये और HBr देते हैं तो इसके केस में हमें मिलता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में कह रहा है कि जब हम इसको HBr से रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजॉइल पेरोक्साइड, बेंजॉइल पेरोक्साइड, तब उसके केस में हमें ये कंपाउंड मिलता है, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है, प्रोपेन मिल रहा है, और जब बेंजॉइल पेरोक्साइड ले लेते हैं तो हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है, ब्रोमोप्रोपेन। उसका कारण क्या है, यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल लग रहा है और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। फर्स्ट केस में मार्कोनिकॉव्स रूल लग रहा है और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लग रहा है, मार्कोनिकॉव्स। ठीक है, मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट of the adding molecule will go to that carbon of the multiple bond which has lesser number of hydrogen। तो इस पे हाइड्रोजन मल्टीपल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड के, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे एक ही हाइड्रोजन है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो ब्रोमीन यहाँ आ गया, तो बन जाएगा आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। बट इसके केस में क्या हो रहा है, जब बेंजॉइल पेरोक्साइड ले लेते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है। वो क्या कहता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, यहाँ पे एक ही है, तो Br इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है और उसमें 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है। अब मैकेनिज़्म में क्या डिफरेंस आता है, मार्कोनिकॉव्स की मैकेनिज़्म में हमें देखना पड़ता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो वो मैं समझा देता हूँ इसमें, यहीं पे इसी की जगह पे, हटाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा कुछ, मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। ये है जैसे इसके अंदर जो HBr जब होगा तो इसके अंदर सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये जब टूटेगा तो इसके अंदर मैकेनिज़्म इस तरह से चलेगी। इसका नेगेटिव चार्ज, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसका ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ये प्राइमरी कार्बन है, और पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, ये सेकेंडरी है। तो क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल, तो इसलिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। अगर इस पर शिफ्ट करता तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता, सेकेंडरी एनायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन भी कम होता। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल, हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, अब जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो HBr में से जो नेगेटिव वाला है Br वो यहाँ पे पॉजिटिव पे आ जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव पे आ जाएगा तो ये जो पॉजिटिव वाला है वो इस नेगेटिव पे आ जाएगा, तो यू विल गेट दिस थिंग, ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। तो मेन जो फंडा इसके अंदर है वो ये समझना है हमें कि सेकेंडरी, इसके अंदर
हेट्रोलिटिक फिशन होगा, इसका डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव हो गया तो HBr में जो Br नेगेटिव है, नेगेटिव विल अटैक ऑन दी पॉजिटिव, तो Br इस पर आ जाएगा और H जो है इस पे आ जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट केस में 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा, ठीक है। और जो सेकंड केस के अंदर है उसके अंदर जो एंटी मार्कोनिकॉफ वाले में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन है, उसके केस में होमोलिटिक फिशन होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म अलग है, तो मार्कोनिकॉफ में हमें ध्यान रखना है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, देयरफॉर नेगेटिव विल गो टू दैट सेकेंडरी कार्बन, तो ये यहाँ पे आ गया, इसलिए नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है इसका वो बता देता हूँ मैं, एंटी मार्कोनिकॉफ के ऊपर चलेगा, उसके अंदर हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखना पड़ता है। उसमें क्या है कि ये होमोलिटिक फिशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, और HBr में भी होमोलिटिक फिशन होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक परऑक्साइड है, बेंजॉइल परऑक्साइड, वो फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करता है। बेंजॉइल परऑक्साइड जो है ये फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करेगा, तो ये फ्री रेडिकल जब बन जाएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल। अब जब सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है तो Br जो है फ्री रेडिकल इस वाले फ्री रेडिकल पे आ जाएगा, ताकि मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिल जाए, तो फिर क्या होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा CH2Br। अब इधर H था और ये फ्री रेडिकल है ये, तो अब ये भी फ्री रेडिकल है हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या कहना है कि एज सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल, therefore Br free radical will get attached in such a way as to produce more stable free secondary free radical। यहाँ पे आप लिख सकते हो Br free radical will get attached in such a way so as to produce more stable सेकेंडरी फ्री रेडिकल। Br फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये भी, क्योंकि ये होमोलिटिक फिशन होगा, तो इसके ऊपर Br लग जाएगा सो दैट सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन जाए, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए Br इस पे लग जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब जब इस पे लग गया तो बचा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ पे, वो इस पे लग जाएगा, तो इस तरह से इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है, और मार्कोनिकॉफ रूल में कैटायन और एनायन बनते हैं, उसके अंदर हेट्रोलिटिक फिशन होती है, यहाँ पे होमोलिटिक फिशन होती है, क्योंकि बेंजॉइल परऑक्साइड जो है एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, खुद भी फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल बनवाता है, और फिर ये ब्रोमीन इस तरह लगेगा कि मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन जाए, तो इसलिए यू विल गेट 1 ब्रोमोप्रोपेन इन दिस केस। ठीक है, दोनों में मैकेनिज्म अलग है, एक में मार्कोनिकॉफ लग रहा है, एक में एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ इसलिए लग रहा है क्योंकि परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, और जब हम कोई भी परऑक्साइड वगैरह नहीं देते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल होता है। ओके, तो हम यहीं तक रखेंगे इस वीडियो में। तो हमने 16 क्वेश्चन तक कर दिए हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे एक पहले वाली वीडियो में किए हुए हैं, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा, तो वो लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मेरी वीडियोस को आप लाइक भी कीजिए और औरों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बेनिफिट मिलेगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सिंपल मैनर में समझने में और अंडरस्टैंड करके अच्छे मार्क्स लाने में। ओके, थैंक यू।